क्रिकेट के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, पिछला मैच पाकिस्तानी टीम ने नहीं जीता, बारिश ने जीता है। पिछली दफा बारिश की वजह से आप जीते, आपकी परफॉर्मेंस की वजह से तो नहीं जीते आप। और पाकिस्तानी कौम जो है वो किसी अच्छी खबर की मुतलाशी है। वो बेचारे जिस तरह मैं खुद आपको बताता हूँ, कान तरस गए हैं कि मादरे मिल्लत से कोई अच्छी खबर आए। इसी तरह पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, वो फौरन बेचारे दुआएं करना शुरू कर देते हैं कि यार मेरे मालिक पाकिस्तान की टीम जीते। और वहां पे जो आपके लौंडे लपाड़े हैं वो मैच बेच देते हैं। वो खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं इस दफा मुबशर लुकमान साहब ने। जी। जो याजो स्पोर्ट्स लंदन में कंपनी है, जिस तरीके से वो रजिस्टर करा के तो करप्शन की जा रही है। मेरे ख्याल में इस दफा अगर टीम वापस आती है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो भी क्रिमिनल होनी चाहिए। तो इमरान खान साहब के ऊपर सबसे बड़ा एलिगेशन क्या होता था कि ही वाज अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। इलेक्टेड नहीं कहा जाता था। सबसे ज्यादा तो शोर डालती थी पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो साहब हमेशा उनको सिलेक्टेड सिलेक्टेड कहते थे। लोग एतराज कर रहे हैं कि पीटीआई सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है और उनका लीडर जो है वो जेल में है, तो ये इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। तो दर हकीकत इलेक्शन होने से पहले ही इलेक्शन अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं। ये अब एक एक्सरसाइज ही करानी है। एक गरीब मुल्क के अंदर उनके सोर्सेज रिसोर्सेज को जाया किया जाएगा, अवाम का पैसा है। वो अलग जलीलो ख्वार होंगे बेचारे। लोग जी। इलेक्शन के ऊपर भी स्पेकुलेशंस कर रहे हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो नवाज शरीफ साहब होंगे। जिस तरीके से पीटीआई के ऊपर इस सारा फोकस है इस वक्त, करप्शन पे क्रैकडाउन क्यों नहीं किया जा रहा? फाइलें बनाती हैं हमारी एजेंसियां, कालें सुनती हैं। आपने देखा होगा किस खूबसूरती के साथ हर चीज को टाइमली फैशन पे रिलीज किया जाता रहा पिछले दौर के अंदर। एक इंटरव्यू से तसल्ली ना हो तो फिर दूसरा इंटरव्यू दिलाया जाता है। मुझे इस पे हमेशा एक ही चीज ज़हन में होती है कि हम्म। हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं। हमारी एजेंसियां कि हम सिर्फ और सिर्फ सख्ती और खौफ के साए में ही परफॉर्म बेहतर कर पाते हैं, हम्म। वरना सियासी पार्टियां जिस तरीके से रल मिल के सारा कुछ करते हैं, वो किसी चीज को भी सॉल्व करने की सलाहियत नहीं रखते। तो मेरे ख्याल में इलेक्शनों से पहले, ज्यादा इलेक्शनों से पहले भी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि करप्शन पे क्रैकडाउन होता और दहशत गर्दी पे क्रैकडाउन होता, ताकि इकानमी सांस लेने के काबिल होती। हम्म। और अगर इसकी दहशत गर्दी बढ़ेगी तो इकानमी अल्टीमेटली इससे मजीद सफर करेगी। जहां भी इस तरह के वाकयात होते हैं, लोग वहां पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। मैं हूं शाज़िया नैय्यर, मेरे साथ साजिद तारर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम, थैंक यू शादिया, थैंक यू। साजिद साहब, काफी सियासी गर्मा गर्मी जो है वो चल रही है, और जैसे जैसे लोग मुल्क में वापस आ रहे हैं, या जैसे जैसे सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, कुछ हलचल जो है उसमें इजाफा हो रहा है, और कुछ इलेक्शंस का माहौल भी बनता जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले अगर हम बात कर लें दहशतगर्दी के हवाले से, तो हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाकयात काफी हद तक बढ़ते जा रहे हैं। जो हालिया दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, मैं चाहूंगी इसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी डालें। शाजिया, कल तीरा जगह है वहां पे एक अटैक हुआ है, जिसके अंदर एक हम सीनियर पुलिस हमारे जो आर्मी के ऑफिसर हैं वो शहीद हुए हैं। कल लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उनके साथ चार जवान थे, वो भी उनके साथ शहीद हुए हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। अब लोग जो इस पे स्पेकुलेट कर रहे हैं वो शायद कह रहे हैं कि अफगानी जो अफगानिस्तान के अफगानियों को निकाला है उसके रिटेलिएशन में शायद ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये फिर अभी तक स्पेकुलेशन ही है। लेकिन दुख वाली बात है, ये पिछले 4-5 दिनों के अंदर अंदर ये चौथा पांचवा वाकया है। पहले मियाँ वाली एयरबेस के ऊपर हमला किया गया जहां 9 बिल्कुल। दहशतगर्दों को मारा गया। ग्वादर में 14 हमारे फौजी जवान जो वो शहीद हुए। टीटीपी वालों ने खुद कुछ हमला किया है। इस पे मिला जुला सा रिस्पॉन्ड है। जो जो ज्यादा अफसोस वाली बात है, कुछ पीटीआई के लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। उनके एक जर्नलिस्ट हैं जो वॉशिंगटन डीसी से, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, उनका ट्वीट कुछ इस तरह था कि हमला इसको कहते हैं। तो वो अफसोस है, इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान का नुकसान है। और अगर इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान की इकानमी है। हम्म। और अगर इसकी दहशतगर्दी बढ़ेगी तो इकानमी अल्टीमेटली इससे मजीद सफर करेगी। जहां भी इस तरह के वाकयात होते हैं, लोग वहां पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, ना बाहर से। और बल्कि उसका रिएक्शन एक और होता है कि अंदरूनी लोग जो होते हैं पाकिस्तान के, वो भी या किसी मुल्क में भी
वो पैसे लेके बाहर चले जाते हैं, डरते हैं, खौफ के सायों में और बमों के साये में इकॉनमी ग्रो नहीं कर पाती। तो इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का नुकसान है, जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन इसमें मुझे इस पे हमेशा एक ही चीज़ ज़हन में होती है कि हुँ। हमारी एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? हमारी एजेंसियाँ फाइलें बनाती हैं, हमारी एजेंसियाँ कॉलें सुनती हैं। आपने देखा होगा किस खूबसूरती के साथ हर चीज़ को टाइमली फैशन पे रिलीज़ किया जाता रहा है पिछले दौर के अंदर। तो इन दहशतगर्दों की फ़ोन कॉलें क्यों नहीं पकड़ी जा रही? करप्शन पे क्रैकडाउन क्यों नहीं किया जा रहा? देखा जाए तो जिस तरीके से पीटीआई के ऊपर इस सारा फोकस है इस वक़्त, एक एक इंटरव्यू से तसल्ली ना हो तो फिर दूसरा इंटरव्यू दिलाया जाता है। बार-बार पकड़ा जाता है, कारोबारों को सील कर दिया जाता था जब तक कोई उस पे हुँ। आके पहले अपनी स्टेटमेंट ना दे, 9 मई को कंडेम ना करे। तो किस तरीके के साथ सारा कुछ किया गया है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं है? करप्शन की तरफ तवज्जो क्यों नहीं है? क्या वजह है? ये एक सवालिया निशान है। मैं हमेशा इस चीज़ के हक में होता हूँ कि क्रैकडाउन होना चाहिए। जिस तरह पीटीआई के लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन है, करप्शन के खिलाफ भी ये क्रैकडाउन होना चाहिए, दहशतगर्दी के खिलाफ भी क्रैकडाउन होना चाहिए। क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर ये एक तरीकाकार ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ सख्ती और खौफ के साए में ही परफॉर्म बेहतर कर पाते हैं। हुँ। वरना सियासी पार्टियां जिस तरीके से रल मिल के सारा कुछ करते हैं, वो किसी चीज को भी सॉल्व करने की सलाहियत नहीं रखते। तो मेरे ख्याल में इलेक्शनों से पहले भी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि करप्शन पे क्रैकडाउन होता और दहशतगर्दी पे क्रैकडाउन होता, ताकि इकॉनमी सांस लेने के काबिल होती। लेकिन ये फिर शायद मेरी ख्वाहिश ही है। इस ख्वाहिश को कहते हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरे ख्याल में अल्लाह ना करे कि ये मेरी ख्वाहिश ही रहे। दहशतगर्दी और करप्शन के ऊपर भी स्टेप लेने के बहुत जरूरी हो चुके हैं इस वक्त। पाकिस्तान इज ब्लीडिंग, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग। जिस तरह आपने इलेक्शन का कहा है, लोग इलेक्शन जी। के ऊपर भी स्पेकुलेशंस कर रहे हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो नवाज शरीफ साहब होंगे। जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वो कुछ और बता रहे हैं। लोग एतराज कर रहे हैं कि पीटीआई सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है और उनका लीडर जो है वो जेल में है, तो ये इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। तो दर हकीकत हाजी अगर साहब, इसी के ऊपर अगर हम बात कर लें कि पीटीआई के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो लीडर जेल में है तो इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। जब पहले इलेक्शन हो रहे थे तो दूसरे लीडर्स को भी जेल में डाला गया था। उनकी भी क़यादत जो थी वो जेल में थी। जब ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उस वक़्त जो हालात थे वो सबके सामने हैं। तो क्या उन इलेक्शंस को भी हम फेयर नहीं कहेंगे? बिल्कुल उनको कोई फेयर नहीं मानता। देखें ना, आप मुसलसल आप देखें तो इमरान खान साहब के ऊपर सबसे बड़ा एलिगेशन क्या होता था कि ही वाज अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। इलेक्टेड नहीं कहा जाता था। सबसे ज्यादा तो शोर डालती थी पीपल्स पार्टी। हुँ। बिलावल भुट्टो साहब हमेशा उनको सिलेक्टेड सिलेक्टेड कहते थे। तो दर हकीकत इलेक्शन होने से पहले ही इलेक्शन अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं। ये अब एक एक्सरसाइज ही करानी है। एक गरीब मुल्क के अंदर उनके सोर्सेज रिसोर्सेज को जाया किया जाएगा, अवाम का पैसा है, वो अलग जलीलो ख्वार होंगे बेचारे। तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो इलेक्शन से पहले दूसरे इश्यूज जो हैं उनको पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी। जिस तरह इस वक्त दहशतगर्दी और करप्शन एक सबसे बड़ा मसला है सोसाइटी का। ये सारी चीजें इकॉनमी कुछ बेहतर होती। और दूसरा मैं यहाँ पे एक और बात जब मैंने इकॉनमी की है शाजिया, तो वो बहुत जरूरी है जी। कि दुनिया यहाँ पे जो वॉल स्ट्रीट में और न्यूयॉर्क में जो लोग इकॉनमी के ऊपर अपनी महारत रखते हैं, उनके मुताबिक दुनिया के अंदर एक रिसेशन आने वाला है। दुनिया पहले अभी तक अगर देखा जाए तो कोविड के बाद अभी तक सप्लाई चेन बहाल नहीं हुआ था। उसके बाद यूक्रेन जंग हुई, यूक्रेन के बाद अब इजराइल की जंग है। तो इसके बाद एक रिसेशन के बारे में प्रिडिक्ट किया जा रहा है। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि रिसेशन के सबसे ज्यादा जो अवामिल होते हैं, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है दुनिया में रिसेशन के लिए, वो फूड और फ्यूल के बारे में बात की। फूड, गंदम की सप्लाई, और फ्यूल जो है वो पेट्रोल की सप्लाई। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो इसराइल फलस्तीन की जो जंग है उसका असर फ्यूल पे होने वाला है। और उस फ्यूल के बारे में अगर रिसेशन आए तो फिर दुनिया उसको किस तरह संभाल पाएगी। पाकिस्तान बिलखसूस इस वक्त मैं बल्कि यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि दुनिया पहले ही प्रिकॉशन ले रही है, सोच रही है
जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं देना चाहूंगा कि भारत वेनेजुएला से तेल लेने के लिए अपना प्रोग्राम बना रहा है, लेकिन जी, अफसोस के साथ है कि मेरे वतन अजीज में किसी को किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं है, सोच नहीं है कि अगर रिसेशन आता है दुनिया में तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ से फ्यूल की प्राइसेस को, अगर फ्यूल बढ़ता है तो हर चीज बढ़ जाती है, क्योंकि देखें डीजल और पेट्रोल के साथ चीजों की सप्लाई होती है, तो वो आप पाकिस्तानी किस तरह संभाल पाएंगे। इस पे ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन से ज्यादा टेररिज्म और इकानमी जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए। साजिद साहब, आपको लगता है कि इलेक्शंस हो पाएंगे? इसके बारे में भी लोग इस वक्त स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इलेक्शन ना हुए तो एक बहुत बड़ा आईनी और एक अदालती, क्योंकि इस वक्त काजी फायज ईसा साहब ने जिस तरह अदालत के अंदर उन्होंने इलेक्शन की डेट और फिर लेटर, जिस तरह उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब के लेटर लगाया जाए जिसके साथ ओरिजिनल कॉपी रखी जाए, उनके साइन करा के लाएं, तो मेरे ख्याल में वो रिटेलिएट करेंगे अगर इलेक्शन ना हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट विल प्ले सम काइंड ऑफ रोल इन इट। लेकिन मेरे मेरे जिस तरह मैंने आपको बताया, पाकिस्तान की जरूरत इलेक्शन नहीं है, पाकिस्तान की जरूरत स्टेबिलिटी है इस वक्त, मैं समझता हूँ। साजिद साहब, मौलाना फजल रहमान का दौरा कतर यकीनन आपके नोटिस में होगा। आप क्या समझते हैं, क्या इम्पैक्ट होगा इस दौरे का? इस दौरे का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मौलाना अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। मौलाना की प्रोडक्ट क्या है मैं बताना चाहूंगा। मौलाना की प्रोडक्ट जी, मदरसे हैं, मदरसे जो मस्जिदें और मदरसे जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हैं। आप देखें जिस तरीके से मौलाना हर बात के ऊपर अपने बच्चों को लेकर मदरसों के, तो वो इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, तो अल्टीमेटली उनकी प्रोडक्ट ये है कि माहौल गर्म करके रखने की। मौलाना ने इससे पहले एक जलसा किया था जहां उन्होंने हमास के एक लीडर को बुला के फोन कॉल के ऊपर उन्होंने खिताब किया था ऑनलाइन। तो खान हम्म, साहब इस वक्त फजलुर रहमान साहब जो है वो जा चुके हैं कतर, और वहां से वो तस्वीरें रिलीज कर रहे हैं जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती किस तरीके से कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न कंट्रीज, हमास इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाके आप ये सब कुछ करेंगे तो फिर पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट कौन करेगा फिर। और दूसरा, इस वक्त जो हम पहले दहशत गर्दी की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त टीटीपी से है। टीटीपी और दूसरे जो पार्टियां हैं इस वक्त, दहशतगर्द जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, अराउंड अफगानिस्तान, मेरे ख्याल में अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत है, जिहाद का शौक है, ये चीजें हैं, तो पाकिस्तान के लिए जिहाद करें दहशत गर्दी के खिलाफ। मेरे ख्याल में ज्यादातर इस वक्त तालिबान और टीटीपी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के और मदरसा हकानिया इन मदरसों से पढ़े लिखे हैं। इनको चाहिए था कि हमास के साथ जाके सोर्सेज अपने बर्न करने से बेहतर था ये अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अमन की बात करते, मेरे ख्याल में। बाकी उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो मजहब का चूरन है वो सबसे ज्यादा बिकता है, गद्दारी का चूरन उसके बाद दूसरे नंबर पर बिकता है। हमारे मुर्शद इमरान खान ने भी यही कोशिश की थी, तो अल्टीमेटली मौलाना साहब का भी की प्रोडक्ट सिर्फ यही है कि किसी न किसी तरीके से लोगों में गर्मा गर्मी पैदा की जाए, चंदे इकट्ठे किए जाएं, जिहाद जिहाद, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इस तरह के नारे लगाए जाएं। हालांकि अगर देखा जाए तो मौलाना फजलुर रहमान को सोचना चाहिए था कि दूसरी मुस्लिम दुनिया क्या कर रही है गाजा के लिए, शर्मिंदगी है। और आपके अपने घर के मसाइल इतने ज्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के, आपको चाहिए कि उनको सबसे पहले एड्रेस करें। पाकिस्तान में अगर अमन होता, इकानमी ठीक होती, तो फिर आप फलस्तीन छोड़ के आप चाहे जिस मर्जी कश्मीर के नारे लगाएं, फलस्तीन के नारे लगाएं, आप सीरिया के नारे लगाएं, जो मर्जी करें आप। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। आपको चाहिए पहले उस पर फोकस करते हैं, और मौलाना फजलुर रहमान इस पे रोल अदा करने की सलाहियत रखते हैं। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि तालिबान और ज्यादातर जो वो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो सारे के सारे खान साहब के मदरसों की प्रोडक्ट हैं। तो मौलाना साहब को चाहिए कि अपने पहले जो प्रोडक्ट आपने पहले बनाई है, यहाँ जो आपने आपके मदरसों ने सराहे हुए, पहले उस पर तवज्जो दें। साजिद साहब, गजा के हवाले से बात आई गई है तो हम लोग गजा की सूरत हाल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। बहुत सारी वीडियोस जो गजा से रिलीज हो रही हैं इंतहाई डिस्टर्बिंग हैं, खास तौर पे वो उन लोगों के लिए कि जिनके बच्चे हैं, जो वालिदैन खुद हैं, वो इस तकलीफ को शायद ज्यादा फेस फील कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं, ये जो तमाम तर सूरत हाल चल रही है, इसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी को किरदार अदा करना चाहिए?
देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो मेरे ख्याल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इंसानियत बिल्कुल ही, मेरा ख्याल है, हमारे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं और हम अपने 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 मुफाद में मुख्तलिफ ग्रुपों में हम डिवाइडेड हैं। तो इससे इससे बड़ी सतम ज़रीफ़ी क्या होगी कि दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन इस्लाम है और हम दर बदर होते फिर रहे हैं। कल किसी ने मुझे मीम किया था, मैंने शायद आपको भी भेजा था। उसमें किसी ने कहा था कि हम दुनिया में हमारी सख्ती आई है क्योंकि हम मुसलमान हैं। लगता है जब हम मर जाएंगे तो क़यामत में हमें इसी चीज की सजा दी जाएगी कि हम मुसलमान ही नहीं थे। तो यहां भी हमारी छितरौल हो रही है, तो ऊपर भी छितरौल होगी, क्योंकि यही हमारे अमाल देखें आप कि इस वक्त 10,000 से ज्यादा फलस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। 10,000 से ज्यादा, बड़ा बहुत बड़े नंबर है। और गाजा आपने देखा पूरा खत्म हो गया है खत्म हो और गए। बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसमें मैं जो वॉशिंगटन डीसी से बैठा शाजिया, जिस चीज को मैं एनालाइज कर रहा हूं, वो एनालाइज कर रहा हूं कि अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका के अंदर लीडरशिप नहीं है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक तूफान है। तूफान बदतमीजी है, तूफान जिसको भी आप इसको आप कह लें। पहले यूक्रेन की जंग है, उसके बहाने में इन्होंने हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा, करप्शन। मैं यहाँ ये भी मैं बताना चाहूंगा कि लोग समझते हैं कि शायद अमेरिका के अंदर करप्शन नहीं है। अमेरिका के अंदर भी उतनी करप्शन है जितनी पाकिस्तान के अंदर है। यूक्रेन की जंग, आजकल जो जंगें हैं वो सिर्फ करप्शन का एक मनी लॉन्ड्रिंग मशीन बनी है। उसकी मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि यूक्रेन यूरोप का, यूरोपियन यूनियन या यूरोप का एक करप्ट तरीन कंट्री है। ये कोई किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और अमेरिका ने जिस तरीके से पैसा यहां से निकाला है अमेरिका से, तो उसमें लोगों ने, सब ने खाया है। अमेरिकनों ने ज्यादा खाए होंगे, यूक्रेन ने भी खाए होंगे। और इन्हें पता है, यूक्रेन में बार बार इल्जाम भी लगाए जाते हैं यहाँ से मीडिया पे कि करप्शन में वो पैसा दुबई जा रहा है, लंदन जा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। फिर उन्होंने असला बेचा है। अमेरिकन असला जो दिया गया था यूक्रेन को, वो ब्लैक मार्केट में बेचा गया। पुतिन साहब ने उस पर स्टेटमेंट दी थी कि ये अमेरिकन असला जो है इस वक्त गाजा पहुंचा है, ये यूक्रेन को जो दिया गया था वो असला है, या फिर तालिबान ने जो असला बेचा है ये वो है। ये एलिगेशंस हैं इस वक्त। लेकिन उसके रिटेलिएशन में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने उसका इनकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि ये असला हमने बेचा, हमने नहीं बेचा, ये रशिया ने हमसे छीन कर बेचा है। तो दर हकीकत इस वक्त जंगे एक करप्शन का सोर्स है, लेकिन इंसानियत भी सिसक रही है। 10,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गाजा को 2 हिस्सों में डिवाइड करने का प्रोग्राम बनाया गया है इसराइल की तरफ से। और जो रिसेंट स्टेटमेंट दी गई है बीबी नेतन्याहू की तरफ से कि हम गाजा की सिक्योरिटी का चार्ज बड़े अरसे तक अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो वो इस पे आकोपाए रहना चाहते हैं बड़े काफी अरसे के लिए गाजा पे। ये उनका अपना प्लान है। दूसरी तरफ से सितम जरीफी ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका की करप्शन की बात कर रहा हूं, एक सबसे बड़ा करप्ट कंट्री जो है उसका बॉर्डर बिल्कुल फलस्तीन के साथ है, वो इजिप्ट है। इस वक्त वहां पे अब्दुल फताह सीसी जो एक मिलिट्री डिक्टेटर हैं, वो तैयारियां कर रहे हैं करप्शन की। वो फलस्तीनी मुहाजिरीन को इजिप्ट में जगह देने के लिए इसराइल से भी पैसे मांग रहे हैं और अमेरिका से भी पैसे मांग रहे हैं। तो ये भी सितम जरीफी है। दुनिया देख रही है, दुनिया अंधी तो नहीं है, दुनिया देख रही है। लेकिन इसमें जिस तरह मैंने कहा है कि दुनिया में जलील हो रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, मर के जाएंगे तो वहां जलील होंगे कि हम अच्छे मुसलमान ही नहीं थे। और दूसरा, उसमें आगे मैं मजीद इस पे बात करना चाहूंगा। जी। इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं। बहरीन ने अपना वहां से इसराइल का एम्बेसडर जो है उसको निकाल दिया है। दूसरा, उसमें अगला जो एक बात कहूंगा कि बीबी नेतन्याहू, जो बहुत खौफनाक बात है, बीबी नेतन्याहू की अपनी कैबिनेट के अंदर एक वजीर को निकाला गया है। उस पर इल्जाम यह है कि उन्होंने कहा था कि गाजा के ऊपर एटम बम मारना चाहिए। तो ये इस तरह की बातें हैं। लेकिन आज मुसलमान कहाँ हैं? बजाय जाके तस्वीरें खिंचवाने के, या तो फिर आप उनके लिए कुछ करें, आप इकट्ठे होकर एक लीडरशिप प्रोवाइड करें, उनकी मदद करें जाकर। सऊदी अरेबिया कहते हैं इस्लामिक एक पूरी आर्मी बनाकर बैठा है, इस्लामिक आर्मी जिसमें हमारे जनरल रहील शरीफ साहब, जहां वो कोई स्टेटमेंट तक भी नहीं देते। बात तो ये है। लेकिन उसमें जो इंटरेस्टिंग बातें मैं समझता हूं गाजा के हवाले से, कि इस वक्त टोनी बिल्कन साहब जो कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो एक दौरे पर गए हैं। उन्होंने कंट्री छोड़ा ही कोई नहीं मिडल ईस्ट के अंदर। टर्की गए हैं, मिस्र गए हैं, जॉर्डन गए हैं, लेकिन कहीं भी कोई उनकी बात सुन के राजी नहीं है। किसी ने कोई 1 इंच भी जो है वो सीज फायर की तरफ नहीं जा रहे कोई भी। और उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से वो अफगानिस्तान से रुसवा होकर निकले हैं, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी या अमेरिका को अब कोई भी
अमेरिका की बात नहीं सुनता। यही वजह होती है कि जब कौमें कमजोर हो जाती हैं, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि आज जो कुछ भी हो रहा है वहां पे अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है, और उसी का नतीजा है व्हाइट हाउस का इसी हफ्ते वॉशिंगटन डीसी के अंदर इस वीकेंड के ऊपर बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया था एंटी इसराइल। और इस वक्त तक जो व्हाइट हाउस के दोनों दरवाजे हैं उन पे लोगों ने सुर्ख पेंट के साथ हाथ अपने रंग करके तो वो निशानियां लगाई हैं, वो अभी तक मौजूद है वहां पे। लोग ये चाहते, यहाँ पे फॉक्स चैनल और कुछ और चैनल ये कहते हैं कि शायद ये गवर्नमेंट ये खुद चाहती थी, क्योंकि गवर्नमेंट भी लिबरल लोगों की है इस वक्त, और गवर्नमेंट भी जो है वो उसके बारे में भी कई सवाल के निशान है। लेकिन मैं समझता हूँ ज्यादती है, सिविलियन के साथ ज्यादती है। मैं हमेशा कंडेम करता हूँ कि सिविलियन को जो हो, चाहे वो इसराइल के हों, चाहे फलस्तीन के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे सिविलियंस का जो कत्लेआम है वो नहीं होना चाहिए। और बिलखसूस 21st सेंचुरी में जिस तरीके से अब फलस्तीन को घेर लिया गया है, कल जॉर्डन के तैयारों ने इसराइल की मर्जी से इमदाद फेंकी है तैयारों से उन्होंने नीचे, जिसमें सबसे ज्यादा मेडिकल सप्लाईज थी। ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन ये कि दुआ करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द सीज फायर हो और वहां पे लोगों की जिंदगी बहाल हो, लोग सुख का सांस लें। उनके पास ना पानी है, ना बिजली है, ना कुछ भी है। दुआ करनी चाहिए और इसमें अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाए। साजिद साहब, इसके साथ ही हम चाहेंगे कि हम क्रिकेट के हवाले से भी बात कर लें। आपको पता है कि जब भी वर्ल्ड कप आता है तो वो जितनी भी कंट्रीज होती हैं जो क्रिकेट खेल रही होती है, वहां के अवाम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट का बाइस होता है। चाहे खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, लेकिन जिस किस्म की टर्निंग हुई है, लाइक उसके ऊपर जैसे आपने अभी मीम्स का जिक्र किया मुसलमानों के हवाले से, लेकिन क्रिकेट के हवाले से जो मीम्स बने हैं कि सारे लोग भंगड़े डाल रहे हैं और पाकिस्तान आउट है अभी तक, वो, लेकिन एक मैच जीतने के बाद पाकिस्तान की दोबारा एंट्री हो जाती है। तो वो एक बड़ा मजेदार सा सबने उसको बड़ा एंजॉय किया हुआ है कि जब सारे लोग एक साइड पे बड़े मुतमईन हो गए थे कि बस ठीक है, अब हम हैं सिर्फ फाइनल में और सेमीफाइनल में जाने के लिए, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान अपनी एंट्री करता है। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है, आप क्या कहेंगे, पाकिस्तानी टीम अपने शहरियों को, अपने देखने वालों को इतने शदीद जो दिली झटके हैं वो क्यों देती है? हमेशा हमने हमेशा हर मैच में देखा है कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत खराब होती है, लेकिन एट द एंड उनकी परफॉर्मेंस एकदम से कुछ अच्छी हो जाती है और उम्मीदें जगा देती है वो। आप क्या समझते हैं, जो उम्मीदें जगाई गई हैं दोबारा से, क्या वो बर आएंगी? शाजिया, ये इसमें अगर देखा जाए तो पिछला मैच पाकिस्तानी टीम ने नहीं जीता, बारिश ने जीता है। पिछली दफा बारिश की वजह से आप जीते, आपकी परफॉर्मेंस की वजह से तो नहीं जीते आप। जी। तो आज आपकी जो लोग फिर दोबारा, मेरा मकसद एक उम्मीद, दर हकीकत पाकिस्तान का मसला क्या है, पाकिस्तानी कौम कोई अच्छी खबर चाहती है। उनके वैसे ही हार्ट ब्रोकन जो हालात पाकिस्तान के अंदर है, आप देख रहे हैं, जिस तरह हम बातें कर रहे थे दहशत गर्दी की, महंगाई भी एक दहशत गर्दी के ऑलमोस्ट बराबर ही पहुंच चुकी है। बिल्कुल। लोग वहां बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त। बिजली के बिल देते हैं तो बच्चों का दूध खत्म हो जाते हैं। अगर दूध वाले के पैसे देते हैं तो किराया नहीं रहता। तो हालात तो पाकिस्तान के अंदर बहुत खराब हैं देखा जाए। दूसरी साइड पे जो करप्ट लोग हैं वो अरबों में करप्शन कर रहे हैं। डॉलर ढूंढने के लिए छापे मारे जाते थे तो इतना पैसा निकलता था बेसमेंटों से कि गवर्नमेंट को ट्रकों में लाद के ले जाना पड़ता था। लेकिन क्रिकेट के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बारिश ने मैच जीता था, पाकिस्तानी टीम ने मैच नहीं जीता था पिछली दफा। लेकिन इस दफा जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक चीजें हैं, जो एक खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं इस दफा मुबशर लुकमान साहब ने, जी। जो याजो स्पोर्ट्स लंदन में कंपनी है, जिस तरीके से वो रजिस्टर करा के तो करप्शन की जा रही है, जिस तरीके से पीसीबी की करप्शन की सारी आवाजें पूरे हर दुनिया की कैपिटल में गई हैं। मेरे ख्याल में इस दफा अगर टीम वापस आती है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो भी क्रिमिनल होनी चाहिए, और वो भी एजेंसियों को करनी चाहिए, क्योंकि अदालतें तो पता है आपको, आपकी नाकाम हो चुकी हैं, और वो जी। अदालतें आपकी सियासत में बिजी हैं। लेकिन अब देखें, कल जो सबसे ज्यादा बात थी, न्यू दिल्ली में कल आखिरी मैच हुआ है, उस स्मॉग की वजह से वहां पे, क्योंकि वो आग जो खेतों में लगाई जाती है उसकी वजह से स्मॉग था। कुछ टीमों ने मास्क पहन के प्रैक्टिस की थी। कल आखिरी मैच हुआ है, ये मैच मेरे ख्याल में मुंबई होगा जाके।
और पाकिस्तानी कौम जो है वो किसी अच्छी खबर की मुतलाशी है। वो बेचारे, जिस तरह मैं खुद आपको बताता हूँ, कान तरस गए हैं कि मादर मिल्लत से कोई अच्छी खबर आए, तो इसी तरह पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, वो फौरन बेचारे दुआएं करना शुरू कर देते हैं कि यार मेरे मालिक पाकिस्तान की टीम जीते। और वहां पे जो आपके लौंडे लपाड़े हैं वो मैच बेच देते हैं, वो क्योंकि लंदन दुबई में अच्छे पैसे लग जाए तो मैच बेच देते हैं। ये स्पोर्ट्स नहीं है। इसको मैं समझूंगा कि पीसीबी की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उसके बाद आ, आ, मेरे ख्याल में अगर इस तरह के हालात हों तो टीम को पाकिस्तान से बाहर जाने नहीं चाहिए, क्योंकि ये नेशनल एम्बेरसमेंट होती है। पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है जो स्कैंडल आपके निकल रहे हैं और जो परफॉर्मेंस है आपकी, वो भी उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। लेकिन मैं दुआ गो हूं कि देखें, अल्लाह ताला हदायत दे इनको और कोई अच्छी परफॉर्मेंस करें ताकि पाकिस्तानी कौम को अच्छी खबर सुन सके, ताकि कुछ हौसले बुलंद हों। वरना मसाइल, हर तरफ पाकिस्तान में मसाइल ही मसाइल हैं, कोई अच्छी खबर नहीं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है और हमारे अगले प्रोग्राम तक के लिए नाज़रीन आपको इंतजार करना पड़ेगा पूरे एक हफ्ते का। और तब तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाजत दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।